जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं खान सर आप लोगों को क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 के फिजिक्स में अभी तक मैंने पहले पार्ट में प्रिज्म को बेसिक से समझाया, फिर उसके बाद प्रिज्म के सूत्र को निगमित किया, उसको प्रूव करके दिखाया, पतले प्रिज्म के लिए सूत्र को बताया। अब उसके बाद अगली बात हमारी है वर्ण विक्षेपण होनी है, कोणीय वर्ण विक्षेपण होनी है। उससे पहले थोड़ा कुछ बेसिक है, इसको हम समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले आइए देखते हैं इसमें प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण, किस कारण वर्ण विक्षेपण होता है। पहली बात तो वर्ण विक्षेपण को एक बार फिर बता दूं, ये होती क्या है। यही जो जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी क्रिया को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जो 7 रंगों में टूट गई है। 7 रंगों में टूटने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इतनी बात समझ गए, है ना, क्लियर है। तो यही कह रहे हैं कि पहला बहुत महत्वपूर्ण है भैया, जान लीजिए, पूरा सब एक एक करके बोर्ड एग्जाम में आती है। जान लीजिए कि आपको 2 नंबर यही इतना देगा, 100% लिख लीजिए आप। तो क्या है, किसी भी पारदर्शी माध्यम कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग या तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। किसी भी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच हो गई, जो इस पार से उस पार दिखाई पड़े, प्रकाश की किरण चली जाए, ठीक है ना, का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग या तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना अधिक होगा, प्रकाश किरण में विचलन भी उतना अधिक होगा। पिछली बार आया था, ये एक सेट में आया था कि प्रकाश का अपवर्तनांक किस में अधिक होता है और किस में कम होता है। तो प्रकाश का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, उसका विचलन भी उतना ही अधिक होगा। ये बात याद रखना, ठीक है ना। लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम तथा बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, ठीक है ना। ये तो पिछले वीडियो में बता भी दिया था। अर्थात अच्छा, यही कारण है कि विचलन कोण डेल इक्वल n-1 के अनुसार बैगनी प्रकाश का विचलन कोण लाल प्रकाश के विचलन कोण से अधिक होता है। इसीलिए कि बैगनी रंग का विचलन लाल रंग के विचलन से अधिक होती है ना। बैगनी रंग का विचलन कोण लाल रंग के विचलन कोण से अधिक होती है, ठीक है ना। अब इसी के कारण, अब ये जो विचलन का अधिक हो गया ना, तो इन्हीं के कारण भैया ये जो प्रकाश की किरण प्रिज्म पर जाकर पड़ती है ना, प्रिज्म पर पड़ेगी, तो अतः बैगनी प्रकाश की किरण प्रकाश प्रिज्म के आधार की ओर सबसे अधिक, जब प्रिज्म के आधार पर बैगनी प्रकाश की किरण सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश की किरण सबसे कम विचलित होती है, लाल रंग की ओर सबसे कम विचलित होती है। यही कारण है। यही कोई पूछ ले भैया किस कारण से ये हमारा विचलन होती है, 7 रंग निकलती है, तो बता देना भैया बैगनी रंग की ओर सबसे बैगनी रंग की किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे अधिक, उस पर सबसे अधिक विचलित होती है, जबकि लाल रंग के लिए सबसे कम विचलित होती है। इसी के कारण ये 7 रंगों में टूट जाती है। इट इज राइट। हाँ, अब न्यूटन साहब ने यह भी सिद्ध कर दिया कि भैया ये जो श्वेत किरण है ना, इसी पर ही श्वेत किरणों में ही 7 रंग छिपे होते हैं। उन्होंने सिद्ध किया, अभी बता रहा हूं, ठीक है ना। इसीलिए जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर पड़ती है, आपतित होती है, तो वह विभिन्न रंगों में टूट जाती है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर है। अब एक बात जान लो, न्यूटन साहब ने, देखिए न्यूटन साहब ये कोई मामूली इंसान नहीं थे। हम आप लोगों की तरफ बैठकर पबजी खेले, है ना, गाना सुने, है ना, तो वो खाली बैठकर जब उनको ये पता चली कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है,
तो उन्होंने कहा ये कुछ तो बात है। तो उन्होंने जो प्रिज्म लिया था, प्रिज्म को एक सीधा रखा, एक को उल्टा करा। सोचे कि अब इससे निकलेगी, इस पर जाकर पड़े तो देखता हूं। तो उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया कि जब जब प्रिज्म पर, मान लेते हैं, कहां दिखाएं, मान लेते हैं एक प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण जाकर पड़ी प्रिज्म पर, है ना। मान लेते हैं ये प्रिज्म है, जब श्वेत प्रकाश की किरण इस पर जाकर पड़ी, है ना, फिर ये विभिन्न रंगों में, 7 रंगों में टूट गई, है ना, ये 7 रंगों में टूट गई। अब फिर इसके बाद यहाँ फिर एक उल्टा रख दिए, प्रिज्म को उल्टा रख दिए और कहें जब यही 7 रंग गई इस पे पड़ी, फिर जब बाहर निकली है तो केवल एक ही श्वेत प्रकाश निकली है बाहर। उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया कि भैया यही तो है जो 7 रंगुआ निकली है, वो श्वेत प्रकाश की किरणों में सब छिपी रहती हैं। उन्होंने सिद्ध करके बता दिया, ठीक है ना। यही मैंने नोट पे बता दिया है कि न्यूटन के दूसरे प्रिज्म के प्रयोग द्वारा श्वेत के स्पेक्ट्रम के रंगों के यानी वर्णों को और अधिक विभक्त करने के लिए किया गया, लेकिन उन्हें अधिक वर्ण नहीं मिल पाए। जब दूसरा में ही उन्हें ये कामयाबी नहीं मिली कि भैया किरण और होते हैं और जाएंगे, तो उन्होंने कहा भाई होती ही नहीं तो बातें खत्म, सीधा खल्ला से ही। समझ गए इस बात को, है ना। यहां तक इस बात को समझ गया हो तो इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम आगे बताएं। उसे अगर आप समझ गए हो तो अब देखते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का प्राकृतिक उदाहरण। यहां प्राकृतिक नहीं लिखा, प्राकृतिक उदाहरण, यहां प्राकृतिक उदाहरण या इंद्रधनुष का बनना, यही है प्राकृतिक उदाहरण या इंद्रधनुष का बनना। ये कैसे बनती है? यह वर्षा में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ये बारिश में ही दिखाई देती है ना। ये कैसे दिखाई देती है, क्यों बनती है, हम दिखा रहा हूं, ये फिगर तो बना ही दिया। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। यह ध्यान देना, सूर्य के विपरीत दिशा में ही रहेगी, जबकि जल की सूक्ष्म बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करती है। जल की जो छोटी बूंदें है ना, ये प्रिज्म की तरह कार्य करेंगी। उस पर जब कण पड़ेगी तो अनेक रंगों में विभक्त होके, है ना, तो यही कार्य करेगी। ये कैसे बनता है इंद्रधनुष? सूर्य के आपतित प्रकाश को 2 बार कर दिया। प्रकाश के आपतित प्रकाश, सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदे, हाँ ठीक है, यहां कामा लगा दो। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदे अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। इसके बाद प्रकाश को परावर्तित करती हैं। फिर देखो, प्रकाश को परावर्तित कर रही हैं, फिर बाहर निकलने वाले प्रकाश को जल की बूंदें पुनः अपवर्तित करती हैं। इस प्रकार प्रकाश के, यहां भी कामा लगा दो, इस प्रकार प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश में रंगीन वृत्तीय चाप दिखाई देती है, जिसे प्रिज्म कहते हैं, है ना। इतनी प्रक्रिया होने के बाद फिर हमें दिखाई पड़ती है, जिसे हम कहते हैं इंद्रधनुष का बनना। समझ गए? ये सारा कार्य प्रकाश के परावर्तन से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। वही प्रक्रिया है, ठीक है। समझ गए इस बात को? एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद 3 हेडिंग है, फिर उसको हम बता दें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अब अगली पॉइंट है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देना। इसमें कोई भी, ज्यादातर यही, अभी इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता दिया रंगों को, इसमें फिर से एक बार लिख दिया हूं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है लॉर्ड रेले के अनुसार। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, लॉर्ड रेले ने क्या नियम दिया था, किसके विरुद्ध या किसके साथ या किन पर संबंध दिया था? तो तीव्रता और तरंग दैर्घ्य पर इन्होंने संबंध दिया है। इसको याद रखना, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं कि यदि माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से
अति सूक्ष्म होता है तो प्रकीर्णन, प्रकाश की तीव्रता आई, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लेमडा, लेमडा के चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता तथा तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लेमडा क्यूब। क्लियर है, इसको याद रख लेना। फिर इसके बाद आ जाए, जिसे इसको बता दिया, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैगनी रंग की तथा बैगनी रंग की सबसे कम होती है। यह लाल रंग का प्रकीर्णन कम तथा बैगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। ये ध्यान देना, यहां पर तरंग दैर्घ्य अधिक है और यहां पर प्रकीर्णन कम है। ठीक है ना, इसको याद रखना। समझ गए इस बात को? तो एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसके बाद दो महत्वपूर्ण और है, उसको बता दूं। 10 वाले जाए। चलिए अब देखते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण या एंगुलर डिस्पर्सन। कोणीय वर्ण एंगुलर डिस्पर्सन या एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है? ये जो वर्ण विक्षेपण की क्रिया होती है, 7 रंगों में टूटती है ना? तो अब किन्हीं दो किरणों के बीच जो विक्षेपण होती है, दो किरणों के बीच जो विचलन कोण होती है, दो किरणों के बीच बनेगी ना, है ना? मान लो कोई दो ले लो, येलो ले लो, विब्रो ले लो, कोई मतलब कोई भी ले लो, येलो ले लो, ब्लू ले लो, या मैंने दो ले लिया है। यदि माना दो रंग लाल और बैगनी ले लिया, तो कोई दो ले लो। इन दोनों के बीच के कोण को हम कोणीय, इनके दोनों के बीच के कोण के अंतर को हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा से व्यक्त करते हैं। थीटा इक्वल दो, जो दो रंग लिए रहोगे उन्हीं का अंतर होगा। जैसे देखो यहां पर लिख दो, इसे थीटा से व्यक्त, यहां लिख दो किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच के कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। या इसे कह दो किन्हीं दो रंगों की किरणों के बीच के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा से व्यक्त करते हैं, इसे थीटा से व्यक्त करते हैं, है ना? थीटा इक्वल ये हो जाएगा, थीटा इक्वल दो रंग लिए हो, एक डेल भी, थीटा इक्वल डेल भी माइनस डेल आर, यही होगा भैया। इसी को समीकरण 1 मान लो। देखो भैया इसी से होगा अब सब कुछ। अब पतले प्रिज्म के लिए सूत्र हमारा क्या होता है? पतले प्रिज्म के सूत्र से, पतले प्रिज्म के सूत्र से अब विचलन कोण अल्पतम विचलन की स्थिति में दिखाया था ना, या विचलन की स्थिति में होगा। विचलन की स्थिति में सूत्र से, विचलन की स्थिति में, विचलन की स्थिति में क्या होगा भैया? डेल इक्वल क्या होता है? n-1 इंटू ए, ये होती है भैया, ये होती है ना? अगर यदि किरण लाल और, यदि किरण रंग लाल और किरणों का रंग लाल व बैगनी है तो क्या हो जाएगी भैया? यहां पर एक बार डेल भी इक्वल n भी -1 इंटू ए, और
एन आर इक्वल डेल आर इक्वल एन आर माइनस वन इंटू ए, है ना। डेल भी माइनस डेल आर का मान समीकरण एक में रखने पर रख दें। डेल भी व डेल आर का मान समीकरण एक में रखने पर क्या होगा भैया, थीटा इक्वल डेल भी क्या है हमारा, अगर हम इसको अंदर गुणा कर दे तो ए एन भी माइनस ए माइनस इसका मान क्या हो जाएगा, ए एन आर माइनस ए, ठीक है ना। अब ये थीटा इक्वल ए एन भी माइनस ए, ये माइनस हो जाएगा ए एन आर प्लस ए से ए कट जाएगी। हाँ, अब यहां से आप ए कॉमन ले लोगे तो एन भी माइनस एन आर इंटू ए, यही है हमारा कोणीय वर्ण विक्षेपण के लिए सूत्र, ठीक है ना। यही है हमारा कोणीय वर्ण विक्षेपण के लिए रंगों का सूत्र। अगर विचलन की स्थिति में दिया है तो आप इसको रख दोगे, अगर विचलन की स्थिति में नहीं दिया, पूर्णांक रंगों में दिया है, लाल रंग का पूर्णांक या बैगनी रंग का पूर्णांक, दो रंग का पूर्णांक दिया, कोणीय वर्ण विक्षेपण पूछ रहे, कोणीय वर्ण विक्षेपण पूछ रहे हैं तो आप इसे रखोगे, ठीक है ना। दो रंग कोई भी दिया हो, कोई भी दो रंगों के बीच में अंतर है, कोई भी नीचे से ऊपर, नीचे वाला पहले रहेगा, और देखो इसको पहले किया हूं, नीचे वाला पहले रहेगा, उसके ऊपर वाला बाद में रहेगा। आर सबसे ऊपर था ना, है ना, इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है तो ये सबसे ऊपर रहेगा, जिसका जैसे नीचे से ऊपर जाओगे, याद रखना क्रम अपना याद रखना, बैजनी आंख पिनाला याद रहनी चाहिए, ठीक है ना, उसी तरह कर लोगे। इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एक छोटी सी हेडिंग और बची है, फिर उसको हम जल्दी बता दें। अब देखते हैं किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता, किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता बहुत ही सरल है। क्या होती है, देखिए इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं, इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। ओमेगा इक्वल कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा प्रिज्म के किसी माध्य रंग, प्रिज्म के माध्य रंग, माध्य रंग एक बात जान लेना, माध्य रंग येलो को माना जाता है, येलो ही है माध्य रंग, माध्य मतलब मिडिल में, बीच में, है ना, माध्य रंग येलो को माना जाता है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा प्रिज्म के माध्य रंग के अनुपात को किसी प्रकाशिक का माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाती है, ठीक है ना। यही लिख दे, माध्य रंग डेल वाई, इसी से आप बना लेना। देखो कैसे, कोणीय वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंग, कौन सा, पीला, माध्य रंग पीला के अनुपात को प्रकाशिक माध्यम का वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं, समझ गया भैया, इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। अब एक बात जान लो, अभी आपने निकाला है थीटा इक्वल कितना, एक बात बताओ, ओमेगा इक्वल थीटा इक्वल कितना निकाला है अभी आपने,
एन बी माइनस एन आर इंटू ए अपान माध्यरंग के लिए क्या होगा, एन भी माइनस 1 इंटू ए। विचलन कोण का मान यही तो होता है ना, क्योंकि विचलन कोण यहां लिख दे भैया, क्योंकि डेल इक्वल होता है एन माइनस 1 इंटू ए, तो येलो के लिए एन वाई हो जाएगी, सॉरी एन वाई हो जाएगी। अब ए से एक कट गई है ना, वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा इक्वल एन भी माइनस एन आर अपान एन वाई, यही हमारा होगा वर्ण विक्षेपण क्षमता, जो अभी आपको अगले वीडियो में आपको सवाल बहुत मिलेंगी, ठीक है ना, सवाल इस पे मिलेगी भैया, ये सब याद रखना, ये सब याद रहनी चाहिए। जा -1, ओ सॉरी -1 नहीं लिखा, -1, ठीक है ना, समझ गए। अब आपसे कोई पूछ लेगा कि कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो आप बता दोगे कि किन्हीं दो रंग प्रिज्म के किन्हीं दो रंगों के बीच के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, है ना। और वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं, कोणीय विक्षेपण तथा माध्य रंग के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। आराम से बता दोगे ना, है ना, कोई कठिन नहीं है। फिर से एक बार सुन लो कि अगर कोणीय वर्ण विक्षेपण पूछते हैं तो किन्हीं दो रंगों के बीच के अंतर को, किन्हीं दो रंगों के बीच के विचलन के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता पूछ लेंगे तो माध्य रंग तथा कोणीय विक्षेपण की अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं, आराम से आप सॉल्व कर लोगे। समझ गए इस बात को, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है ना। हमारा प्रिज्म का ये आखिरी पार्ट था, इसके बाद हमारा प्रिज्म का न्यूमेरिकल संबंधी पार्ट रहेगी। तो यानी हम प्रिज्म को खूब दमदार तरीके से हम पढ़ लिए, मजेदार तरीके से सॉल्व किए। अब एक बात बस आपसे है कि अगर मजा आ रही हो ना तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए, उन्हें भी कह दीजिए कि खान स्मार्ट क्लास में जुड़िए, और आपको अब की बार तो कोई रोकेगा नहीं, 95 के नीचे नहीं आना है अब की बार, ठीक है ना। तो सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, सभी लोग आ जाइए खान स्मार्ट क्लास में, और अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है ना। जय हिंद।